हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विलियन चैप्टर का कुछ बचा हुआ पार्ट रह गया था, उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म जो हमने पढ़ा था वो क्या था? वो हमने क्या पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? समानुपाती होता है किसके? कणों की संख्या पर। किसकी संख्या पर? कणों की संख्या पर। कणों की संख्या। ठीक है, कणों की संख्या पर, यानी जितने ज़्यादा कण होंगे उसका अणुसंख्यक गुणधर्म उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है? विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये केवल उन्हीं पे डिपेंड करता है। ये कण वही उसी प्रकार के होते हैं जिनमें उनको जलीय विलयन में अगर हम घोले, जो भी हम विलेय ले रहे हैं उनको जलीय विलयन में हम घोलते हैं, तो घोलने के बाद अगर उनके कण अपने आयनों में विभक्त ना हो, ना तो वो क्या हो, वियोजित हो, और ना ही वो संगुणित हो, तो उस अवस्था में तो हम क्या बोलेंगे, उसको अणुसंख्यक गुणधर्म समान है। अभी तक जो हमने पढ़े ऐसे तत्व पढ़े, यानी ऐसे हमने यौगिक पढ़े कि जो जल में मिलाने पर, जो जल में मिलाने पर क्या होगा, ना तो वियोजित होते हैं और ना ही वो युग्मित हो पाते हैं, ना वो आपस में जुड़ पाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? अणुसंख्यक गुणधर्म। लेकिन क्या असामान्य, यदि हमारे पास ऐसे विलयन आ जाए या ऐसे विलेय आ जाए जिसको पानी में मिलाने पर क्या हो जाता है, वो अपने आयन में विभाजित हो जाए या आपस में उनके जुड़ जाए, ठीक है, तो उनके अणुसंख्यक गुणधर्म में क्या हो जाएगी, भिन्नता आ जाएगी। देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म केवल उन विलयों के लिए लागू होते हैं जिनको जलीय विलायकों में मिलाने पर न तो वह वियोजित होते हैं और न ही वह संगुणित होते हैं। ठीक है, वियोजित का मतलब, जैसे हमने बोला कि हमारे पास में वियोजित का मतलब होगा कि हमने ये लिया था, अभी तक जो भी हमने क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल हमने पढ़ा है ग्लूकोज। ठीक है, हमने क्या पढ़ रखे, ग्लूकोज, और कई बार हमने एग्जाम्पल लिया यूरिया, और कई बार हमने एग्जाम्पल लिए प्रोटीन। अब इनको जब भी जल में विलय करेंगे तो क्या होंगे, इनका अपघटन नहीं होगा, यानी जिस रूप में हमने लिया है उस रूप में ही ये विलायक में उपस्थित होते हैं। क्लियर है? तो इनका क्या होगा, ना तो वियोजित होंगे और न ही संगुणित होंगे। तो ये खाली अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए पढ़ा था हमने। लेकिन अगर हमारे पास में कुछ ऐसे पदार्थ हो, यानी मानो हमारे पास में, जैसे हमने लिया, एक ले लिया हमने NaCl। ठीक है, NaCl लिया, NaCl को जैसे जल में घोलते हैं, अभी कितना लिया, एक अणु की संख्या कितनी थी NaCl का, एक, लेकिन जैसे हमने जल में इसको घोला तो इनके अणु कितने में बढ़ गए, 2 में। ठीक है, तो कितने बढ़ गए, 2 में, यानी अणु की संख्या कितनी बढ़ गई, 2, यानी अपने पास अणुसंख्यक गुणधर्म भिन्न हो गए। जैसे हमने लिया एक और एग्जाम्पल MgCl2। MgCl2 को हम अगर जल में घोलेंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, Mg+2 एंड 2Cl- के अंदर। क्लियर है? तो हमारे पास एक अणु हमने लिया था, 1 मोल लिया था, लेकिन अब कितने कण बदल गए अपने, 1 और 2 3। तो इसके लिए अणुसंख्यक गुणधर्म भिन्न होगा, इसके अणुसंख्यक गुणधर्म भिन्न होगा। यार हमने पढ़ रखा है कि अणुसंख्यक गुणधर्म, जितने ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी उसका अणुसंख्यक गुणधर्म उतना ज़्यादा होगा। इसके कितने अणुसंख्यक गुणधर्म, 2, और इसके 3। अगर कंपेरिजन कर जाए तो अणुसंख्यक गुणधर्म किसके ज़्यादा होंगे, नीचे वाले के, यानी जिसके अणु की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी इस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमने लिया तो 1 था लेकिन परिवर्तित कितने हो गए, 2 में या 3 में। तो ऐसे विलेय क्या करते हैं, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जैसे हमने अभी तक तो इनके एग्जाम में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बहुलक, यूरिया पढ़े, लेकिन अगर ऐसे विलेय जिनको जलीय विलायकों में घोलने पर कणों की संख्या या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म में भी बदलाव हो जाता है। क्लियर है? अणुसंख्यक गुणधर्म मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी उसके द्रव्यमान के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे, यानी उसका द्रव्यमान या तो बढ़ जाएगा या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में भी। जैसे हमने लिया NaCl, क्लियर है, ये Na+ और Cl- में विभाजित हो गया। क्लियर है, Na+ और Cl- में विभाजित हो गया, यानी ये असामान्य गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे। ऐसे MgCl2 के लिए लिया तो Mg+2
ठीक है, Mg+2 और 2Cl-, यानी ये इनके कण कितने हो गए टोटल 3, एक ये रहा और 2 ये, तो टोटल 3 हो गए। तो ये अणुसंघीय गुणधर्म में क्या आ गई, भिन्नता आ जाती है। और हमने दूसरा वर्ड क्या यूज़ किया, संगुणित हो जाए। संगुणित का मतलब क्या था, जुड़ना, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया ये एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल लिया हमने, इसका सूत्र होता है CH3COOH CH3COOH। जब इनको आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, यानी इनके विलय क्या होते हैं, आपस में मिलने पर एक डाइमर बनना होता है। डाइमर का मतलब होता है द्वितन, द्वितयन का मतलब होता है कि दो अणु आपस में जब जुड़ जाते हैं, दो अणु आपस में क्या जुड़ जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, डाइमर, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमने एसिटिक अम्ल लिया, ये एसिटिक अम्ल क्या करेगा, अपने पास इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, दूसरे अणु का हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, क्या करेगा, आपस में कौन सा बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे, कौन सा बंध होता है ये, H बंध, या इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोजन बंध। क्लियर है, ये हाइड्रोजन बंध, ये भी हाइड्रोजन बंध, यानी आपस में जुड़कर क्या होंगे, एक। यानी अगर हमने पहले से इसके अणु संख्या गुणधर्म, यानी अपन ने क्या बोला, मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, इसके अणु कितने थे, 2, एक और एक 2, जुड़कर कितने बन गए, एक, यानी अणुओं की संख्या तो क्या हो गई, घट गई, अणु की संख्या तो क्या हो गया, घट गई। और अगर अपन बात करें इनके अणु द्रव्यमान की, द्रव्यमान कितना होता है इसका, जैसे कार्बन का हमने लिया 12 और हाइड्रोजन कितने 3, फिर हमने 12 को प्लस किया, फिर 2 बार ऑक्सीजन है तो 16 के लिए कितना हो गया 32 और 1, जोड़ के देखिए कितना आ रहा है 12 12 24, ठीक है, फिर 32 और फिर एक 4, ठीक है, कितना आ गया 60, ठीक है, ये हमारे पास 60। लेकिन हमने क्या किया, लिए कितने थे, एसिटिक अम्ल के कितने होते हैं 60, लेकिन आपस में जुड़ के कितने बन गए, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितने देंगे 120। यानी आप देखोगे क्या हो रहा है, अणु बाहर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, जबकि क्या हो रहा है, अपने पास अणुओं की संख्या घट रही है, यानी जो अणु संख्या गुणधर्म घट रहा है, यानी अपन ने बोला अणु संख्या गुणधर्म उसके मोलर द्रव्यमान के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। क्लियर है। अब देखिए असामान्य गुणधर्म के बारे में आगे बढ़ते हैं हम। असामान्य गुणधर्म की व्याख्या करने के लिए एक नया गुणांक का यूज़ करेंगे जिसको बोलेंगे वांट हाफ गुणांक, ठीक है। वांट हाफ गुणांक कैसे प्रदर्शित करते हैं, आई से, ठीक है। असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म किससे प्रदर्शित करके, आई से, यानी वांट ऑफ गुणांक से। देखिए वांट ऑफ गुणांक क्या होता है, इसको निकालने के लिए ये सूत्र है, आई से प्रदर्शित करा अपन क्या बोला, असामान्य सामान्य मोलर द्रव्यमान और अब बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान। सामान्य मोलर द्रव्यमान जैसे हमने एसिटिक अम्ल का कितना निकाला था 60, ठीक है, और असामान्य मोलर द्रव्यमान कितना हो गया इसका 120। क्लियर है। जो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी किसकी आ जाएगी, आई की, यानी वांट हाफ गुणांक निकालने के लिए बोले तो आई की वैल्यू अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद है वियोजन के पश्चात कणों की कुल संख्या और वियोजन से पूर्व कणों की कुल संख्या कितनी हो रही है, ठीक है। जैसे अपने वियोजन से पश्चात कुल कणों की संख्या कितनी होगी, जैसे हमने लिया ये NaCl ले लिया, वियोजन के पश्चात कितने हो गए इसके कणों की संख्या 2 और पहले कितने कणों की संख्या थी 1, तो ये इसके क्या आ जाएगा आई की वैल्यू। क्लियर है। इस तरह से हम आई की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, देखो अगर आई का मान, ध्यान रखना ये क्या है, यदि आई का मान कितना हो 1 हो, कितना हो, यानी आई बराबर कितना हो 1, तो ऐसी कंडीशन में क्या होंगे, वो क्या होंगे, ना तो उनका अपघटन होगा ना ही वो संगुणित होंगे, ना आपस में जुड़ेंगे और ना ही उनका विद्युत अपघटन होगा। यानी इसका जैसे यानी अपने पास जितने भी अपन ने ग्लूकोज ले रखा है, सुक्रोज, इन कंडीशन में क्या होता है आई का मान 1 होता है, यानी ना तो अपघटित होते हैं ना ही संगुणित होते हैं, ठीक है। तो इनका मान क्या होगा, आई का मान 1 होगा। यदि आपके पास में आई का मान 1 से ज़्यादा होता है तो वो कंडीशन क्या होगी, वियोजन, ठीक है, यानी वैद्युत अपघट्य। आई का मान 1 से भी कम होगा तो अपन क्या बोलेंगे, वो संगुणन हो जाएंगे, यानी आपस में जुड़ जाएंगे। क्लियर है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, देखिए यानी आपके पास में अगर आई का मान निकल जाता है तो हमने क्या बोला, इसके अणुसंख्यक गुणधर्म भी चेंज हो जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म जो हमने सूत्र निकाले थे, ठीक है, जो अणुसंख्यक गुणधर्म हमने क्या निकाले थे, सूत्र निकाले थे, ठीक है, उनमें से आपको क्या है, आई से इनको गुणा कर देना है। आई से क्या करेंगे अपन, गुणा। क्लियर। तो देखिए पहला हमने पढ़ा विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो क्या हो गया आपेक्षिक अवनमन, ये हमारा सूत्र था, हमने क्या करा, आई से गुणा कर दिया। क्वथनांक में उन्नयन क्या किया हमने, आई से गुणा कर दिया, यानी सबको अपन आई से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास में, असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, तो आई का मान हमें निकालना आना चाहिए। क्लियर है, तो हम कुछ आई का मान निकालेंगे। देखिए यदि हमारे पास वियोजन की मात्रा क्या हो, 100% हो, तब आई का मान कैसे निकाला जाता है, यानी क्या है, आई का मान क्या है, यानी पूरी तरह जितना लिया हमने पूरा का पूरा क्या हो गया, वियोजित हो गया, तो आई का मान क्या होगा, देखिए, ठीक है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर, जितने कण होंगे, जितने, ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब है क्या है, कणों की संख्या, क्या हो गया, कणों की संख्या, यानी आई बराबर कितना हो, कितना कणों की संख्या, यदि क्या हो 100% वियोजित उस कंडीशन में। ठीक है, देखिए जैसे हम उदाहरण लेते हैं, ये K4FeCN6, ठीक है, यानी इसको आप वियोजित करोगे तो किस रूप में टूटेगा, यानी कितने आयन बनेंगे। ठीक है, तो कितना है 4K+, ठीक है, 4K+, 4 तो K है और एक अपने पास में क्या है, ये हमारे पास में उपसहज संयोजक यौगिक FeCN6। क्लियर है, तो हमारे पास कितने हो गए, 4 तो ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया, तो कणों की संख्या कितनी हो गई, 5, तो यानी आई का मान भी कितना हो जाएगा अपने पास में, 5। जैसे हम ले लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, AlCl3 का कितना प्रतिशत वियोजित हो गया, 100%। अगर लिखा हुआ है AlCl3 कितना है, 100% वियोजित हो गया, तो आई का मान कितना होगा, Al+3 और 3Cl-, तो आई का मान कितना हो गया, एक तो ये है और 3 ये है, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो आई का मान कितना आ गया, 4। ये किस कंडीशन में लागू होंगे, जब वियोजन क्या हो, 100% हो। ठीक है, जब वियोजन क्या हो, 100% हो। ठीक है, लेकिन मानो अगर वियोजन की मात्रा 100% ना हो, यानी 100% ना हो, यानी कुछ प्रतिशत बोल दे कि 10% हो रखा है, 20%, 40%, 50%, 90%, ठीक है, पूरा नहीं हो, तो उस कंडीशन में आई का मान हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, स्मॉल आई का मान हम कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए कोई अभिकारक है, वो वियोजित होकर किस में हो गया, Na में परिवर्तित हो गया। क्लियर है, कितने वियोजित हो गया, Na में। ए का मतलब नॉर्मल मान लो कि मैंने क्या लिया, एक लिया NaCl, ये वियोजित किस में परिवर्तित हो गया, Na+ और Cl-, यानी कितना हो गया, 2 हो गया, तो N का मतलब कितने कणों में परिवर्तित हो गया। ठीक है, N की वैल्यू इसमें कितनी होगी, 2। क्लियर, तो देखिए, ठीक है, अगर t बराबर 0 समय पर यह अभिक्रिया प्रारंभ हुई है, प्रारंभ नहीं हुई, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ये तो क्या अभिकारक की मात्रा 1 और ये कितना होगा, उत्पाद अभी बना ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, 0। लेकिन कुछ समय पश्चात इसमें कुछ क्या हो गया, वियोजन हो गया, कितना वियोजन हो गया, अल्फा, तो एक में से कितना घट गया, अल्फा, तो बन गया कितना, N-अल्फा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू क्या अपने पास में, आई हो जाएगा 1 - अल्फा + N-अल्फा/1। ठीक है, आई का मान क्या निकालेंगे, ऐसे। यह भी पढ़ा था हमने, सूत्र पढ़ा था कि वियोजन के पश्चात कितना और वियोजन के पहले कितना। पहले कितना था, 1 लिया था और बाद में कितना हो गया, इतना। इन दोनों को हमने क्या किया, प्लस किया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक को आई से गुणा करेंगे, क्या होगा, आई आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या अब हमारे पास क्या, 1 - अल्फा, 1 - अल्फा, इस एक को हमने क्या किया, इस साइड में शिफ्ट करा, तो कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, यानी कितना हो गया, I-1। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया अपने पास में, माइनस का अल्फा + N-अल्फा। ठीक है, मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, कैसे, N-अल्फा को मैंने क्या लिख लिया, पहले लिख लिया, और -अल्फा को क्या रख दिया, पीछे रख दिया। क्लियर है, और इसमें क्या कॉमन ले लिया मैंने, अल्फा कॉमन ले लिया, यहाँ कितना आ गया, 1। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, N, और ये कितना आ गया, 1।
ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए क्लियर है, ये हमने किया, ये आगे इस तरह से रख लिया इसको। उसके बाद आई माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फ़ा को कॉमन लिया, कितना आ गया एन माइनस वन। क्लियर है। अब अल्फ़ा का अगर मान निकाले तो अल्फ़ा इधर रख दे तो ये आई बट्टा आई माइनस, ठीक है, अल्फ़ा का मान रखें तो एन माइनस वन कितना आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर है। तो अल्फ़ा यानी क्या है, वियोजन की मात्रा, यानी पता लग जाए अल्फ़ा अगर निकालोगे तो अपन इस तरह, आई का मतलब क्या है वांटाव गुणांक और एन का मतलब अणुओं की संख्या यानी परमाणुओं की संख्या। क्लियर है। ठीक है, आई हमने कैसे निकालते हैं, हमने बताया यहाँ पे वियोजन के पश्चात कुलों की संख्या तथा पूर्व कणों की संख्या। क्लियर है। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, यदि हमने बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 50% आयनित होता है, तब आई का मान होगा, क्या होगा, आई का मान होगा। देखिए इस बार 100% नहीं बोल रहा हो, कितना हो रहा है, ओनली 50% ही क्या हो रहा है, वो आयनित हो रहा है। तो हमने भी फॉर्मूला निकाला था, अल्फ़ा बराबर कितना था, अल्फ़ा कितना था अपना, अल्फ़ा बराबर था हमारे पास में आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसके लिए, आई का मान निकालना है। ये हमारे पास क्या है, आई। अब अल्फ़ा का मतलब कितना प्रतिशत यूज हो गया, 50% है, तो 50 को हम कितना रख सकते हैं, 0.5। ठीक है, 50% को क्या रख दिया हमने, 0.5, क्योंकि क्या रख सकते हैं 50 बटा क्या होता है 100, इसको रख देंगे 0.5। क्लियर है, 0.5 हमने रखा। अब क्या है, आई का मान हमें निकालना है। क्लियर है, हमने रख दिया आई की जगह आई और यहाँ पे 1। एन कितना है, यानी कितने कणों में टूटेगा, ये टूटना आना चाहिए हमें, कितने कणों में टूटेगा, Ca+ और CO3 -2, यानी एक ये रहा और एक ये रहा, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये हमने क्या रख दिया -1। ठीक है, तो 0.5 है, कितना आ गया आई माइनस 1 और यहाँ पे कितना, दो में से एक गए 1। ठीक है, तो हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे, आई बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का साइन उधर गया तो कितना आ गया प्लस। ठीक है, आई का प्लस और माइनस को 0.5 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में, सॉरी माइनस का साइन है किधर गया, प्लस आ जाएगा, प्लस हो गया तो कितना हो गया हमारे पास बराबर, सॉरी हमारे पास में एक बार दोबारा देखते हैं। ठीक है, हमारे पास देखिए ये क्या वैल्यू है, आई की वैल्यू है ना 1, तो 1 इधर गया तो कितना प्लस में, तो 1। ठीक है, प्लस में कितना करा अपन 0.5, कितना हो जाएगा आंसर 1.5। तो हमारे पास आई का मान कितना आ जाएगा 1.5। क्लियर है। तो इस तरह हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि 100% दे रखा हो तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं जितने कणों की संख्या होती है, लेकिन जब कुछ प्रतिशत में दे रखा हुआ हो तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है। ठीक है, आप इसमें निकाल के देखना, जैसे ये एग्जांपल मैंने कर दिया, ये क्वेश्चन आपके लिए, यानी आपके पास है मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 का ऑल ट्वाइस, Mg3PO4 का ऑल ट्वाइस, यानी नीचे कितना है 2, इसलिए कितना है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 20% क्या हो रखा है, आयनित हो रखा है, 20% आयनित हो गया, तो इसके लिए आई का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं संगुणन की मात्रा। अभी हमने क्या किया, वियोजन, अगर कोई वियोजित हो जाता है और अगर जुड़ जाता है कोई, इसको बोलेंगे संगुणन। संगुणन कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास n मॉलिक्यूल्स, यानी हमारे पास में कोई n मॉलिक्यूल्स, जैसे हमने क्या एग्जाम्पल लिया था CH3COOH का लिया था, CH3COOH, जैसे 2 मोल्स हमारे पास CH3COOH है। क्लियर, तो अगर हम इसको संगुणित करेंगे तो कितना हो जाएगा, CH3COOH और कितना जाएगा 2 बार ए होल ट्वाइस। ठीक है, यानी 2 का कितना बन गया, 1 बन गया, तो ये जो बनता है वो बन पावर के फॉर्म में। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमने इसको लिखा है। देखिए वही t बराबर 0 पे इनकी सांद्रता बता रहा है कि कितनी 1 और इसकी 0, लेकिन जब t बराबर समय पे कितना हो जाएगा, इसमें से अल्फा घट जाएगा और कितना हो जाएगा, जितना भी हो गया उसके आधा। जैसे हमने लिया एसिडिक एसिड का कितने लिए थे, 2 मोल लिए थे और कितना बन गया 1 रह गया, यानी जस्ट उसके आधा, यानी जितना भी वो नंबर आएगा उससे अपन n से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, तो आई का मान रख सकते हैं हम, यानी वियोजन के पश्चात और वियोजन के पहले। वियोजन के पश्चात इन दोनों को हमने प्लस किया
और पश्चात क्या पहले कितना था 1, इसको सॉल्व किया तो हमने i-1 की वैल्यू सेम उसी तरीके से निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, ये देखिए वापस करके देखते हैं i-1 1 कैसे, ये वाला 1 खा गया इधर तो माइनस में आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बट्टा n। ठीक है, अब मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा माइनस, इसको अल्फ़ा कैसे ले लिया पहले अल्फ़ा बट्टा n और क्या किया इधर माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये क्या लिया माइनस अल्फ़ा। क्लियर, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका हम क्या लेंगे एक एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया n, यहाँ पे कितना आ गया अल्फ़ा। ठीक है, n अल्फ़ा। क्लियर है, इस तरह से हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे वही आ गया अल्फ़ा हमने कॉमन लिया। ठीक है, क्या लिया हमने अल्फ़ा हमने क्या लिया यहाँ पे कॉमन ले लिया और यहाँ पे कितना आ गया 1 माइनस n। क्लियर, 1 माइनस n अपॉन n। क्लियर, और किसके वैल्यू आ गई है नहीं i-1 के बराबर आ गया। क्या आ गया 1 के बराबर अल्फ़ा 1 माइनस n और अपॉन n। क्लियर है, अब हमें किसकी वैल्यू निकाली अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, तो अल्फ़ा की निकाल सकते हैं अपन। अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालो, इस तरह से हम आई की मान भी निकाल सकते हैं। क्लियर, देखिए ये हमने सॉल्व किया, इसका एलसीएम लिया, अब देखिए ये अल्फ़ा के मान हमने निकाल लिया। ठीक है, एन क्या है कणों की संख्या। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने लिया 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 का अवनमन होता है। ठीक है, हिमांक का अवनमन होता है, तो हमें पहले हिमांक के अवनमन का क्या होना चाहिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या था हमारे पास में डेल्टा TF बराबर क्या होगा KF इनटू जो भी उसकी मोललता थी, ये थी ना, बस ये रखना हमें। क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1.62 केल्विन का हिमांक में अवनमन होता है, यानी डेल्टा TF का मान दे रखा है कितना 1.62। ठीक है, अब इसमें कहीं आपके पास में KF का मान नहीं दे रखा, तो हमें क्या निकालना है इसमें KF निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मोललता कितनी दे रखी है, मोललता के लिए क्या होता है 2 ग्राम बेंजो यानी WB दे दिया हमने, बट्टा उसका हमने क्या रखेंगे परमाणु भार, जो भी हम निकालेंगे। बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, बेंजोइक अम्ल का सूत्र बताइए क्या होता है C6H5COOH, यानी बेंजीन के ऊपर क्या होगा C6COOH। क्लियर है, बेंजीन का सबको बताइए सूत्र क्या होता है। तो इस तरह से हम इसका क्या निकालेंगे पहले KF निकाल लें। क्लियर है, KF निकालते ही फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये तो हमारे क्या निकाले अपन सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है, अब ये क्या बता रहा है यदि ये भी क्या हो जाता है डाइमर हो जाता है यानी द्वितीय हो जाता है यानी आपस में जुड़ जाता है, तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा, यानी अल्फ़ा का मान निकालना है। ठीक है, जो हमने लास्ट फॉर्मूला निकालना है उसमें अल्फ़ा का मान निकालना है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा फिर आई का मान आना चाहिए। आई का मान निकालने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। देखिए कैसे कैसे करते हैं हम। देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाला, ये अणुसंख्या इसका M2 की मान निकाला। ठीक है, M2 का मान निकाला है, ये 4.9 ग्राम हमें क्या देगा KF। ठीक है, ये हमारे पास KF की दे रखी वैल्यू। ठीक है, KF की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, W2 यानी वेट ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम दे रखा है और 25 ग्राम विलायक का भार। इस तरह से M2 निकालना है। ठीक है, M2 निकालने में कितना आ रहा है 241.97, यानी जो बेंजोइक अम्ल का क्या होगा भार बता रखा है, कितना आ रखा है 241.97। ठीक है, लेकिन आपको पता है बेंजोइक अम्ल का भार कितना आता है 122 होता है, जब निकालोगे तो कितना जाएगा 122। तो हम क्या निकालेंगे इस तरह आई का मान निकालेंगे। आई का सूत्र क्या था हमारे पास सामान्य अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार, यानी ओरिजिनल कितना होता है, ऑब्जर्व हमें कितना प्राप्त हुआ, ऑब्जर्व नॉर्मल कितना हो गया 122 और ऑब्जर्व कितना हो गया 241, तो हमने इसको भाग दिया तो कितना आ गया 0.504। इससे हमें किसकी वैल्यू पता लग गई आई की वैल्यू पता लग गई, और हमें क्या निकालना है इसका अल्फ़ा निकालना है।
ठीक है। अल्फ़ा का सूत्र आप जानते हो, i-1 n और n-n। देखिए आई का मान अपने पास आ गया 0.504, 1 दे रखा है, ये n कितना है, यानी द्विगुणा हो जाता है, यानी 2 से अपन गुणा करेंगे। ठीक है, n के मान कितना हो जाएगा 2, तो इस तरह से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 99.2%। 99.2% हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये हमारे अल्फ़ा का मान आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, ये इस असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मानो इसके अंदर अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ बनता है तो इनमें से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है।